मुझे घर नहीं जाना अभी, उसने सीट से टेक लगाए हुए कहा। अब मजीद बहस की हिम्मत नहीं थी, वो मेंटली अपसेट थी। तुम एक बात तो बताओ मुझे, तुम ये सब जो कुछ करती हो तो क्या तुम्हारे घर वाले कोई पूछता नहीं है तुम्हें? दिलशेर को हैरत हुई थी कि कैसे लोग थे। जवान लड़की नशे में यहाँ वहाँ सड़कों पर रात गुजार देती है और उसके घर वालों को कोई फिक्र ही ना थी। कोई घर पर है ही नहीं जो पूछे। उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। क्यों नहीं कोई घर? वो अजीब लड़की थी, कम अज कम दिलशेर ने इस किस्म की लड़की नहीं देखी थी। तुम सवाल बहुत करते हो दिलशेर एहान, जबकि मुझे इसकी आदत नहीं। नशे के बाइस हल्की सब्ज आंखें मजीद कातलाना हो रही थी। उस वक्त बिलाशुबा वो बेहद हसीन थी, मगर उसका किरदार सवालिया निशान था। दिलशेर एक नज़र देखकर रुख मोड़ गया। गाड़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ओके, नहीं पूछता सवाल। ये बताओ कि घर नहीं जाना तो कहाँ जाओगी रात के इस पहर? तुम कहीं भी उतार दो मुझे, कोई मसला नहीं होगा। तुम्हें तो मसला नहीं होगा, दूसरे लोगों को यकीनन तुम्हारी मौजूदगी से मसला हो सकता है। तुम ये बात बात पर तंज करना छोड़ नहीं सकते? वो फिर तपी थी। सवाल करने से मना किया है तुमने, वरना तुम्हारी इस बात से मैं फिर से एक सवाल पूछता। खैर, अब तुम घर जाओ। अच्छी लड़कियां देर तक घर से बाहर नहीं रहती। दिलशेर ने अब की बार उसको मजीद कुछ सख्त कहने से गुरेज किया। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ मिस्टर, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम बात नहीं मानोगी? अब वो दिलशेर को फिर से गुस्सा दिला रही थी। वो खामोश रही। ओके, जो दिल करता है करो। नेक्स्ट टाइम मुझे मत बुलाना, ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानती हो। उसकी इस बात पर उसने शराफत से एड्रेस बता दिया अपना। 10 मिनट बाद दिलशेर ने गाड़ी उसके घर के सामने रोकी थी। घर की इमारत मकीनों की हैसियत का मुंह बोलता सबूत था, मगर ज़रूरत से ज़्यादा दौलत भी कभी कभी 100 बुराइयों को जन्म देती थी। वो गाड़ी से बाहर निकली तो दिलशेर भी बाहर आया। अंदर आओगे? वो घूम कर उसके सामने आ खड़ी हुई। तुम तो कह रही हो घर पर कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है, मुलाजिम है, मगर इस बात का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। जब तुम्हारे पेरेंट्स घर पर होंगे तब चक्कर लगा लूँगा। अभी जाओ तुम अंदर। तुम लड़कियों से भी ज़्यादा एहतियात करते हो। मैंने ऐसा मोहतात किस्म का बंदा पहली बार देखा है। उसने खुले दिल से उसकी खूबी को सराहा। हर बंदे को एहतियात करनी चाहिए, और अपने ईमान की हिफाजत भी। वैसे तुमने ये इतना ऑब्जर्व कब किया? ठीक से आंखें तो तुम्हारी खुलती नहीं। आखिर में उसका अंदाज कुछ हल्का फुल्का सा था। गुड नाइट दिलशेर एहान। वो बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ी। शब्बा खैर खातून। दिलशेर अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ा। हानिया मुर्तज़ा नाम है मेरा। ज़्यादातर लोग हनी कहते हैं, तुम जो चाहे कह सकते हो। उसके खातून कहने पर हनी ने पलट कर तस्वीर की। ओके, शब्बा खैर हानिया मुर्तज़ा। हनी उसका पूरा नाम लेती थी, सो दिलशेर ने भी उसका पूरा ही नाम लिया और उसके घर में एंटर होते गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। आपकी लव मैरिज थी? फाइजा अब मिनहल से मुखातिब थी। उसके सवाल पर मिनहल के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजरा, जैसे फाइजा ने बहुत बारीकी से नोट किया था। उसे यहाँ आए 2 दिन हो चुके थे। सभी से तारुफ हो चुका था सिवाय हवेली के लड़कों से। उन सब के इल्म में ये बात थी कि जुरेज के फ्रेंड की सिस्टर आई हुई है, तभी वो लोग कुछ एहतियात करते थे। ज़्यादा ज़रूरी होता तो हवेली आते, वो भी सबके सोने के बाद, और सुबह सवेरे उठकर चले जाते, वरना लड़कों की टोली आकर फार्म हाउस पर डेरा लगाई हुई थी। उन्हें किसी ने कहा नहीं था, मगर वो सब कुछ जानते थे, और उन्हें आदत भी नहीं थी इस सब की। इसलिए जुरेज के अलावा ज़ाहिर, मोमिन, दिलशेद और अर्श मोस्टली फार्म हाउस पर रुकते थे। फाइजा का 2-3 बार सरसरी आमना सामना ही हुआ था जुरेज से। क्या हुआ? आप तो खामोश हो गए। ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ तुम्हें। जुरेज भाई जब स्टडी कंप्लीट करके पाकिस्तान वापस आए तो बस हमारी मिनहल को देखते ही फिदा हो गए, और जॉब के बाद उन्होंने ऐसी जल्दी मचाई शादी के लिए कि पूछो मत। हम तो ना ना करते रह गए भाई, मगर उन्होंने तो मिनहल को अपने नाम लिखवा कर ही दम लिया। जवाब ईशल की तरफ से आया, जबकि इतनी मुबालगा आराई पर मिनहल उसे देख कर रह गई थी। वैसे मैंने महसूस किया है वो बहुत कम मुखातिब होते हैं मिनहल से। मतलब इतनी प्यारी बीवी हो और हो भी मनपसंद, तो बंदा तो हर वक्त उसके इर्द गिर्द ही मंडलाता रहे, जबकि वो बहुत ज़रूरी हो तो किसी चीज़ के लिए मिनहल को बुलाते हैं। फाइजा ने बिना किसी लगी लिपटी के कह दिया। उसके 2 दिन में इतने गहरे तज्जिए पर ईशल का मुंह खुला का खुला रह गया, जबकि मिनहल के दिल में टीस सी उठी थी। मतलब कोशिश के बावजूद भी वो सबको मुतमईन नहीं कर पा रही थी। उस कल की आई लड़की ने उसकी शादीशुदा जिंदगी का कच्चा चट्टा खोलकर उसके सामने रख दिया था। इस बात का जवाब आपको जुरेज भाई ही देंगे। ईशल की नज़र अंदर आते जुरेज पर पड़ी तो वो उसे भी घसीट गई कि जब किया धरा उसका था तो जवाबदेही भी है उसी पर। अमल से भी वो खुद ही गुजरे। मिनहल क्यों हर जगह फंसे? जबकि उसकी इस हरकत पर मिनहल ने उसे घूरा। जाने वो फाइजा के सामने क्या कह देता, जो थोड़ा बहुता वरम रह गया था वो भी जाता रहता। कैसा जवाब? जुरेज उनकी तरफ चला आया, हालांकि बहुत थका हुआ था, मगर मुरव्वतन चला आया कि फाइजा महसूस ना करे। यही जो आपकी सिस्टर साहिबा मिनहल से पूछ रही हैं? ईशल की जुबान अल्लाह अल्लाह, मेरी सिस्टर? भाई आपके फ्रेंड की सिस्टर आपकी भी सिस्टर हुई ना? ईशल का इशारा फाइजा की तरफ था। फाइजा ने लाहौल वला पड़ा। कम
अज़ कम इतने डैशिंग बंदे की बहन तो हरगिज़ नहीं बनना चाहती थी वो। ऑफ कोर्स शी इज़ जस्ट लाइक अ सिस्टर फॉर मी। वैसे भी बेगम के अलावा सब मेरी बहनें हैं अब। वो संजीदा नहीं था, जबकि उसकी बात पर ईशल खिलखिलाई और मिनहल जाने क्यों नर्वस सी हुई। भाई फ़ायज़ा का सवाल ये है कि जुरेज़ भाई मिनहल को कुछ ख़ास टाइम नहीं देते। उसे एतराज़ है कि इतनी प्यारी बीवी होने के बावजूद हर वक्त आप काम में बिज़ी होते हैं, सारी रात उन्हीं की है। जुरेश शाह पूरे का पूरा बिला शिरकत गैर मिनहल जुरेश शाह का। इसके बावजूद भी क्या मिनहल को ऐसी कोई शिकायत है? अगर है तो हमारी बेगम को हमसे ये शिकायत, हम दिलो जान से पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत ना हो आइंदा। वो मिनहल के साथ बैठते उसे नज़रों के हिसार में लेते बोला। तो जहाँ मिनहल की धड़कनें उसकी बात पर मज़ीद तेज़ हुई थी, वहीं फ़ायज़ा और ईशल भी लाजवाब हुई। जाने क्यों बिला वजह फ़ायज़ा को उन्हें साथ देकर एक अनदेखी सी रकाबत महसूस हुई थी। किसी जज्बे ने चुपके से सर उठाया था उसके अंदर। हसद, जलन, रकाबत क्या था जो एकदम सामने बैठी उस लड़की से उसे महसूस हुआ। दिल किया उसे मंजर से गायब कर दे। वो दोनों साथ बैठे कितने मुकम्मल लग रहे थे, मगर उसकी आंखों में तो जैसे मिर्चें भर गई हों। जुरेज़ को पहली बार उसने अपने घर भाई के जनाजे पर देखा था। वो तदफीन के बाद घर आया था, उसकी माँ के पास काफ़ी देर बैठा रहा। फ़ायज़ा भी वहीं मौजूद थी। वाइट शलवार कमीज़ में वो खूबरू सा बंदा वहाँ सब में नुमायाँ हो रहा था कि अगर किसी किस्म की कोई ज़रूरत हो तो बिला झिझक उसे कॉल करें। फ़ायज़ा की अम्मा ने वो कार्ड फ़ायज़ा को पकड़ाया था। बाद अज़ां जब सब ने उसके शहर जाकर पढ़ने पर एतराज़ उठाया तो पहले तो भाई के साथ रहती थी शहर, अब अकेली लड़की को कैसे भेज दें। तब उसने जुरेज़ से रब्ता करके सारी बात बताई और रिक्वेस्ट की कि वो वहाँ आकर बात करे कि उसे पेपर तो देने हैं, 1 माह की तो बात है। जुरेज़ ने काफ़ी समझाया, मगर जब वो ना माने तो उसने कहा कि चलें आप हॉस्टल ना भेजें, मेरे साथ भेज दें। मेरी मिसेज़ और सिस्टर के साथ ये भी चली जाया करेगी, किसी किस्म की कोई परेशानी ना होगी। कुछ शशोपन के बाद वो उस पर राज़ी हो गए और यूँ वो हवेली आ गई जिसको वो सब सादी सी देहाती लड़की की तरह ट्रीट कर रहे थे। मगर यहाँ आकर वो लंबी सोच रही थी। वो रिलैक्स अंदाज में सोफे से टेक लगाकर बैठ चुका था। उसकी मौजूदगी मिनहल की सांसों में तूफान मचा चुकी थी। उसके कुछ देर पहले कहे गए अल्फाज चाहे वो सिर्फ दिखावे को थे, मगर मिनहल को बेखुद कर रहे थे। आंखें जाने क्यों छलकने को बेताब थी। उसने किस खूबसूरती से फ़ायज़ा के सामने उसे पल में मोतबर कर दिया था। वो उसके लिए चाय बनाने का बहाना करके उठकर किचन की तरफ चल दी। किचन में आते ही आंखों से आंसू लड़ियों की गालों पर लुढ़काए। देखा, मैं इसीलिए सबकी मौजूदगी में ज़रा एहतियात करता हूँ, वरना मेरी बीवी यूं ही सबके सामने मुझसे छुपती फिरेगी, जैसे अभी वो शर्माकर बहाने से उठ गए। अब तुम लोग मेरी बीवी से ऐसा कोई सवाल मत करना कि जिसका जवाब मुझे देना पड़े। अब मैं ज़रा अपनी मिसेस को देख लूँ। जुरेज़ मुस्कुराते हुए उठकर उसके पीछे चल दिया। वो ज़ब्त के बावजूद आंसू रोक नहीं पा रही थी। दोनों हाथ शेल्फ पर रखे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, जब ही वो ऐन उसके पीछे आ खड़ा हुआ। मिनहल का दिल धक से रह गया। जल्दी से आंसू साफ किए, मगर रुख उसकी तरफ नहीं मोड़ा। जाने क्यों दिल बार बार भर आ रहा था। आंखों के गोशे नम हुए जा रहे थे। जब वो उसी पोजीशन में खड़ी रही तो जुरेज़ ने कंधों से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। रोने के बाइस सुर्ख हुई नाक और रगड़ रगड़ कर आंसू साफ करने के बाइस मजीद गुलाबियाँ छलकाते गाल, नम आंखें जिन पर स्याह पलकों की घनी झालर गीली होकर जुड़ी हुई थी। उसने बेख्तियार हाथ बढ़ाकर उसकी पलकों को छुआ। रोई क्यों? उसको नज़रों के हिसार में रखते सवाल आया था, मगर वो जवाब दिए बगैर होंठ काटती रही। उसकी यह हरकत जुरेज़ को शायद पसंद नहीं आई, इसीलिए अंगूठे से उसकी ठोड़ी के नीचे की तरफ प्रेस करते होंठ दांतों की गिरफ्त से आज़ाद करवाए। तुम मेरे अलावा किसी के सामने जवाब दे नहीं हो मिनहल जुरेज़ शाह। तुमसे बास पुरस करने का हक किसी को नहीं, ना मैं तुमसे सवाल करने का हक किसी और को देता हूँ। तुम पर सिर्फ मेरा हक है और अपने अलावा मैं किसी को तुम पर हक नहीं देता, इसलिए रोने की ज़रूरत नहीं। तुम पर सवाल उठे तो इसका मतलब कि सवाल मुझ पर भी उठा है, और ख़ुद पर उठने वाले सवालों के जवाब मुझे बहुत अच्छे से देने आते हैं। वो जो शेल्फ के साथ जुड़कर खड़ी थी, जुरेज़ दाएं बाएं शेल्फ पर हाथ जमाते उस पर झुका। किस्मत ख़राब कि उसी वक्त अर्श ने एंट्री मारी। अस्तगफिरुल्लाह, अब हमारे घर में ऐसे नज़ारे सरेआम देखने को मिला करेंगे। वो उनकी तरफ रुख मोड़े खड़ा था। अंदाज़ ऐसा था कि मिनहल ने घड़ों पानी खुद पर गिरते महसूस किया। ओ भाई, मैं शायद कंवारा हूँ और मुझसे बड़े 4 कंवारे और बैठे हैं इस हवेली में, और जिस हिसाब से वो लगे हुए हैं मुझे तो 10-15 साल तक अपनी शादी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। इसलिए अपने रोमांस के कोटे अपने बेडरूम तक महदूद रखें तो बेहतर होगा। वो बिला थकान शुरू हो चुका था। तुम भी खुद को फार्म हाउस तक महदूद रखो तो बेहतर होगा। यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी बकवास को यकसर फरामोश करते वो अपनी बात पर आया। वो ऐसा ही था, जब उसको किसी बात का जवाब नहीं देना होता था तो वो उस बात को यूं नज़रअंदाज कर देता जैसे सुना ही ना उसे। मैं सिर्फ अपनी फाइल्स लेने आया था, सोचा एक कप चाय ही पी लूं, मगर यहाँ तो चाय नहीं बल्कि चाह बन रही है।
इस चाय और चाह में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, इसलिए शराफत से फाइल उठाओ और निकलो हवेली से। चाहे तुम फार्म हाउस जाकर पी लेना, मेरा सालार बहुत अच्छी चाय बनाता है, उसकी बहन सिर्फ मेरे लिए बना रही है, तुम जाकर उससे बनवा कर पी लेना। शक्ल गुम करो अब यहाँ से। मिनल ने वहाँ से जाना ही मुनासिब समझा। हद है ढिठाई की वैसे। इससे पहले कि मैं ढिठाई के साथ तेरी पिटाई कर दूं, दफा हो जा। मिनल तो चली गई। आजा दोनों भाई बैठ के चाय पीते हैं। वो भी अर्श था। तू जरूर आज मेरे हाथों जाया होगा। जुरेज दांत पीसते उसकी तरफ बढ़ा तो वो खिखी करता भाग गया वहां से। कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, मगर क्या ये समझ नहीं आ रहा था। वो बार बार जहन पर जोर डाल रहा था। सरसरी से अंदाज में मोमिन से भी सारी तफसीलात पूछ चुका था, मगर कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। कुछ था जो उसकी नज़रों से ओझल था और उरद शेर मुसलसल उसको छुपाने की कोशिश में था। उनका घर से अपने अपने ऑफिस जाना, फिर उरद शेर का मोमिन के साथ कोर्ट जाने के लिए निकलना, ईशल का किडनैप होना, रास्ते में शहाबुद्दीन का फ़ोन आना, उरद शेर का मोमिन को कोर्ट जाने का बोलना और खुद ईशल की तलाश में निकल जाना, फिर उन्हें इन्फॉर्म करना और उन सब का अलग अलग ईशल को ढूंढना, उरद शेर का उनका ठिकाना ढूंढ लेना और उनका इंतज़ार किए बिना आगे जाना, ईशल को फार्म हाउस लेकर जाना, मगर हवेली की बजाय फार्म हाउस क्यों? और फिर उसके बाद से यकदम उसके रवैये में इतना बदलाव आना, वो सबसे कतराने लगा। ट्रेनिंग के बहाने पाकिस्तान से चले जाना, इस सब में क्या मिसिंग था? जो भी था वो ईशल को वहां से निकालने और फार्म हाउस लाने के दौरान हुआ था, मगर क्या ये या तो ईशल को पता हो सकता था या फिर खुद उरद शेर बता सकता था, मगर ईशल को सिरे से कुछ याद ही नहीं था और उरद शेर फरार था। जितना सोचता जा रहा था उतना उलझ रहा था। कैसे पता चलेगा इस सब का? उरद शेर का यूं चले जाना उसको परेशान कर रहा था। उसकी छटीस जाने क्यों उसे कुछ बुरा होने का इशारा दे रही थी। वो फार्म हाउस ही जा रहा था। कुछ सोचकर उसने उरद शेर को कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। तुम तो भूल ही गए हमें। क्या ऐसा हो सकता है भाई कि मैं आप सबको भूल जाऊं? भला इतना मसरूफ कहाँ हो गए हो कि 2-3 दिन से राब्ता ही नहीं किया? भाई बस ट्रेनिंग चल रही है, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो 1-2 मज़ीद कोर्सेज करने का सोच रहा हूँ। इस वक्त मतलब वो सही ट्रैक पर था। उरद शेर की बातों बातों में नए कोर्सेज का बताना उस तरफ इशारा कर रहा था कि वो अपने स्टे को बढ़ाने वाला था। वजह जान सकता हूँ इस सब की? ज़ाहिर शाह का लहजा बर्फ़ जैसा था। वजह तो कोई ख़ास नहीं है भाई, बस मैंने सोचा आया हूँ तो जितना हो सके उससे फ़ायदा उठा लूँ। ये हमारा वो उरद शेर तो नहीं है जिसको मैं जानता हूँ। कैसी बातें कर रही हैं भाई? मैं वही उरद शेर हूँ। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो अभी बात कर रहा था कि दरमियान में जायशा की कॉल आने लगी। मैंने वही कहा उरद शेर जो महसूस किया। बाकी असल बात तो तुम बताओगे मुझे, क्योंकि ये सब कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा। जाने क्यों मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही और उसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। रज शेर, जायशा की कॉल फिर आ रही थी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपको वहम हुआ होगा। उसका अंदाज सरासर टालने वाला था। तुम जानते हो रज शेर, मुझे वहम नहीं होते। उसने भी जताना ज़रूरी समझा। कॉल फिर से आने लगी थी। एक तो वो पहले इतना परेशान था, उसे जाने क्यों सब बिखरता हुआ लग रहा था, ऊपर से उस लड़की को सुकून नहीं था। ठीक है, तुमसे बाद में बात होती है। उसने उरद शेर को अल्लाह हाफिज़ बोलकर उसकी कॉल रिसीव की। क्या तकलीफ़ है तुम्हें? अगर सामने वाला कॉल रिसीव नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो बिज़ी है। इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम्हें? बार बार कॉल करे जा रही हो जबकि तुम्हें पता भी है कि नंबर बिज़ी है। तुम और तुम्हारा नंबर हर वक्त ही बिज़ी होते हैं ज़ाहिर शाह मीर, ये कोई नई बात नहीं है। वो इसलिए कि सब तुम्हारी तरह वेले नहीं, हज़ारों काम होते हैं करने को हमें। वो पहले ही उरद शेर की वजह से परेशान था। गलत वक्त पर जायशा ने उसे छेड़ दिया था। कहाँ हो तुम? जहाँ भी हो, तुम्हें क्या मसला है? तुम्हारे ऑफिस में बैठी हूँ मैं, तो बैठी रहो, मैं क्या करूँ? तुम्हें तो एक ही काम है बीबी, ऑफिस कब आओगे? दूसरी तरफ से बिना बुरा मनाए पूछा गया। नहीं आऊँगा, अभी ऑफिस से निकला हूँ मैं, जाओ तुम वापस। ठीक है, तुम जहाँ हो वहाँ का बता दो, मैं वहीं आ जाती हूँ। यहाँ बैठने का फ़ायदा ही क्या है? घर जाओ अपने, मिलना है तुमसे, बात करनी है। मगर मैं फ़िलहाल कोई बात नहीं करना चाहता, पहले ही डिस्टर्ब हूँ। मगर बात ज़रूरी है ज़ाहिर शामिर, तुम एड्रेस बताओ, वरना मैं यहीं बैठी रहूँगी। फिर मत कहना कि तुम्हारा स्टाफ बातें बनाएगा वगैरह वगैरह। तुम मेरा दिमाग मज़ीद ख़राब कर रही हो। वो हमेशा ही ख़राब रहता है, कभी ठीक हुआ भी है। बाकी का गुस्सा तुम बाद में कर लेना। ये बताओ कहाँ हो? मैं आ रही हूँ। आज आर या फिर पार।